कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 4 साल बीत चुके हैं जब से सम्राट कार्डियोनन ने एशरशार साम्राज्य का सिंहासन संभाला था। उनके शासन के खिलाफ विद्रोह करने वाले पड़ोसी राज्यों को साम्राज्य ने एक एक करके सोची समझी रणनीति के साथ हराना शुरू कर दिया। इसी दौरान चल रहे युद्ध के बीच एक मर्सेनरी नजर आता है जो अपनी असली पहचान और अपने अतीत को सबसे छिपा कर रखता है। वह चुपचाप अपनी तलवार उठाता है और गंभीर नजरों से सामने देखने लगता है। फिर दृश्य बदल जाता है। यहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलरिक है। एक दिन उसे अचानक बताया जाता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है और जल्द ही होने वाली है। यह सुनकर एलरिक पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वह तुरंत अपने पिता से पूछता है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उसके पिता आराम से बताते हैं कि उसकी होने वाली दुल्हन एक बड़े विभिन्न नोबल परिवार की लड़की है। फिर वह लड़की के बारे में बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल है। वह बहुत सुंदर है। उसे बगीचे में काम करना और पौधों की देखभाल करना पसंद है। एलरिक अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब इतनी अचानक कैसे हो गया। उसी समय उनके सामने मौजूद बड़े हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। एलरिक के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। और बस यहीं से 14 साल के एलरिक की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। बिना लड़की का चेहरा देखे ही उसकी सगाई एक नोबल परिवार की लड़की से कर दी जाती है। यह सब इतना अचानक हुआ था कि वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी होने वाली है। कुछ समय बाद शादी का दिन आ जाता है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। एलरिक भी शादी के कपड़े पहनकर तैयार खड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। वह चर्च के अंदर खड़ी एक बड़ी एंजल की मूर्ति को देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इतनी बड़े परिवार की लड़की उससे शादी क्यों कर रही है। वह कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी मशहूर नोबल परिवार से था। वह तो बस एक मर्चेंट परिवार का बेटा था। तभी उसके विचार रुक जाते हैं, क्योंकि उसी समय दुल्हन हॉल में आती है। वह बहुत शालीनता से अंदर आती है और सबसे पहले एलरिक का अभिवादन करती है। उसे देखते ही एलरिक जैसे वहीं जम जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह कुछ बोल ही नहीं पाता। उसके मुंह से बस एक शब्द निकलता है, तिरिया विभिन्न। लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मेरा नाम तिरिया विभिन्न है। उसने बहुत सुंदर शादी का जोड़ा पहना हुआ था। उसके सुनहरे बाल गेहूं के खेतों की तरह चमक रहे थे। उसकी हरी आंखें बहुत खूबसूरत लग रही थीं। उसकी गोरी त्वचा और लाल होंठ उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अगर एलरिक को एक लाइन में उसका परिचय देना होता तो वह कहता, वह बहुत खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की है। कुछ देर तक वह बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे याद दिलाता है कि उसे भी अपना परिचय देना चाहिए। तब जाकर एलरिक अपने ख्यालों से बाहर आता है। वह थोड़ा शर्माते हुए उसके सामने झुकता है और कहता है कि उसे उम्मीद है कि आगे चलकर दोनों एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। हालांकि उसके दिमाग में अभी भी बहुत उथल पुथल चल रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि वह खुद भी संभल नहीं पा रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बात साफ थी, आज से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। आज से वह अपना बाकी जीवन इसी लड़की के साथ बिताने वाला था और कई साल बाद जब वह इस दिन को याद करेगा तब उसे समझ आएगा कि यही वह पल था जब उसे पहली बार प्यार हुआ था। जब शादी की रस्में शुरू होती हैं तब एलरिच बार बार तिरिया की तरफ देख रहा था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर लड़की उसकी पत्नी बनने वाली है। जब अंगूठियां बदलने का समय आया तो उसके चेहरे पर बार बार मुस्कान आ जाती थी। वह अपनी खुशी छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने जानबूझकर अपना चेहरा गंभीर बना लिया ताकि कोई उसकी खुशी न देख सके। शादी की कसम खाते समय भी उसके दिल में सिर्फ खुशियां थीं। लेकिन अपनी खुशी में डूबा हुआ एलरिक एक बहुत ज़रूरी बात नहीं समझ पाया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस शादी से तिरिया के दिल को कितनी तकलीफ पहुंची है। अब रात का समय है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें हवेली की खिड़कियों से टकरा रही हैं। कमरे के अंदर सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है।
एलरिक अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसकी नज़र बार बार अपनी शादी की अंगूठी पर जा रही है। वह अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसकी ज़िंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है कि इतनी खूबसूरत और शालीन लड़की अब उसकी पत्नी है, लेकिन तभी उसे अपने पिता की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसके पिता ने कहा था कि तिरिया एक नोबल परिवार की बेटी है। जैसे जैसे वह पुरानी बातें याद करता है, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है, क्योंकि अब उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर एक बड़े नोबल परिवार की लड़की उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार हुई? चाहे वह कितनी भी बार इस बारे में सोचे, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह फैसला करता है कि उसे सच जानना ही होगा। वह घर की देखभाल करने वाली महिला रोड़ा को बुलाता है। रोड़ा कई सालों से उनके परिवार के साथ थी। एलरिक सीधे उससे पूछता है, आखिर किसी नोबल परिवार ने मेरे जैसे मर्चेंट परिवार से रिश्ता क्यों किया? यह सवाल सुनते ही रोड़ा का चेहरा बदल जाता है। वह नजरें चुराने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ छिपा रही हो। एलरिक तुरंत समझ जाता है कि बात साधारण नहीं है। वह रोड़ा से सच बताने की जिद करता है। कुछ देर तक रोड़ा चुप रहती है, मानो वह अपने अंदर किसी बात से लड़ रही हो। आखिरकार वह गहरी सांस लेकर सच बता देती है। वह कहती है कि यह शादी प्यार या रिश्ते की वजह से नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक सौदा था। रोड़ा बताती है कि तिरिया का परिवार कभी बहुत अमीर और सम्मानित हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वे भारी कर्ज में डूब गए। उनके पास गुजारा करने तक के पैसे नहीं बचे थे। ऐसी हालत में एलरिक के पिता ने मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसकी एक शर्त थी, और वह शर्त थी तिरिया विबिन की शादी एलरिक से होगी। बदले में वह उनके सारे कर्ज चुका देंगे, साथ ही उनके परिवार को आर्थिक मदद भी देंगे। रोड़ा आगे बताती है कि इस शादी से एलरिच का मर्चेंट परिवार भी नोबल लोगों में शामिल हो जाता, यानी दोनों परिवारों को फायदा था। लेकिन यह सुनकर एलरिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। कुछ पल बाद वह कांपती आवाज में पूछता है, क्या इसका मतलब है तिरिया को पैसों के बदले हमारे परिवार को दे दिया गया था? यह सुनकर रोड़ा कुछ नहीं कहती। वह बस चुपचाप खड़ी रहती है, और यही चुप्पी एलरिक को उसका जवाब दे देती है। उस पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है। जिस शादी को वह अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था, वह दरअसल एक मजबूर लड़की की कुर्बानी थी। वह खुद से सवाल करने लगता है, क्या उसके पिता सच में इतना नीचे गिर सकते थे? क्या किसी लड़की की जिंदगी को इस तरह खरीदा जा सकता है? उसका दिल बेचैन हो उठता है। अब वह एक पल भी कमरे में नहीं रुक पाता। वह तेजी से दरवाजा खोलता है और बाहर निकल जाता है। पीछे रोड़ा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनता। उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, उसे तिरिया से मिलना है, उसे सब कुछ समझाना है, और सबसे ज़रूरी उसे उससे माफ़ी मांगनी है। वह लगातार दौड़ता रहता है। दौड़ते दौड़ते उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। आखिरकार वह थककर एक दीवार का सहारा लेता है और गहरी सांसें लेने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। कुछ ही देर बाद वह तिरिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। आखिरकार वह उसके कमरे के बाहर पहुंच जाता है। कमरे का दरवाजा बड़ा और सुंदर था। जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे पता चलता है कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है। उसमें एक छोटी सी दरार रह गई है। उसी समय उसके कानों में एक हल्की आवाज पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो। एलरिक चुपचाप दरवाजे की दरार से अंदर झांकता है, और जो वह देखता है उसे देखकर वह बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। कमरे के अंदर तिरिया जमीन पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर खुद में सिमटी हुई बैठी थी। कमरे में अंधेरा था, और उस अंधेरे में वह अकेली चुपचाप रो रही थी। उसकी रुलाई बहुत धीमी थी, लेकिन उसके दर्द को साफ महसूस किया जा सकता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत समय से अपने दिल का दर्द अकेले सह रही हो। यह दृश्य देखकर एलरिक का दिल टूट जाता है। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसकी नई दुल्हन इतनी दुखी होगी। कुछ देर तक वह वहीं खड़ा रह जाता है। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रहती।
उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, लेकिन फिर वह एक फैसला करता है। वह कमरे के अंदर नहीं जाता, न ही तिरिया को अपनी मौजूदगी का एहसास होने देता है। वह धीरे से पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसी पल वह अपने मन में एक वादा करता है, एक ऐसा वादा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वह फैसला करता है कि किसी भी कीमत पर इस शादी को खत्म कर देगा। अगर यह शादी तिरिया को दुख दे रही है तो वह उसे इस रिश्ते में बंधा नहीं रहने देगा। एलरिक सीधे अपने पिता के कमरे की ओर चलता है। उसका पिता अपने दफ्तर में आराम से बैठा कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। एलरिक गुस्से में अंदर घुस आता है। उसकी आवाज गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। वह बिना समय बर्बाद किए अपने पिता से कहता है कि यह शादी तुरंत खत्म कर दी जाए। वह अपने पिता से सवाल करता है कि उन्होंने एक लड़की की मजबूरी का फायदा क्यों उठाया। वह पूछता है कि क्या सिर्फ पैसों की वजह से किसी की जिंदगी का फैसला किया जा सकता है। एलरिक अपने पिता से दिल से गुजारिश करता है। वह चाहता था कि उसके पिता अपना फैसला बदल दें, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठते हैं, फिर ठंडी नजरों से अपने बेटे को देखते हैं। उनकी आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। वह एलरिक से कहते हैं कि बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। अब वे लोग नोबल परिवार के हिस्सा हैं और एलरिक को भी उसी तरह व्यवहार करना सीखना होगा। अपने पिता की बातें सुनकर एलरिक का दिल बैठ जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने पर चोट मार दी हो। ये पहली बार नहीं था। बचपन से ही उसके पिता उसके साथ ऐसे ही पेश आते थे। एलरिक को हमेशा लगता था कि उसके पिता उससे नफरत करते हैं। उसकी माँ की मौत उसके जन्म के समय हुई थी और उसे हमेशा महसूस हुआ कि उसके पिता इसके लिए कहीं न कहीं उसे ही जिम्मेदार मानते हैं। उनके लिए एलरिक कभी बेटा नहीं था। वह सिर्फ एक टूल था, एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल परिवार को ऊपर उठाने के लिए किया जा सकता था। उस पल एलरिक समझ जाता है कि अब बात करने का कोई फायदा नहीं है। उसके पिता कभी नहीं बदलेंगे। वह धीरे धीरे मुड़ जाता है और पहली बार अपने दिल में एक बड़ा फैसला लेता है। वह इस घर को छोड़ देगा। वह अपने पिता की सारी योजनाएं बर्बाद कर देगा और सबसे जरूरी, वह तिरिया को आजाद करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी पूरी जिंदगी ही क्यों न छोड़नी पड़े। अगर वह यहां रहा तो तिरिया हमेशा इस मजबूरी वाली शादी में बंधी रहेगी, लेकिन अगर वह गायब हो गया तो शायद एक दिन तिरिया इस रिश्ते से आजाद हो सकेगी। इस फैसले के साथ उसने अपने परिवार का नाम तक छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अब पोर्टमैन परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसी रात आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन एलरिक रुकने वाला नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे से निकला। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था। कमर पर एक तलवार बंधी हुई थी और बस इतना ही सामान लेकर वह घर से निकल पड़ा। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चलते हुए उसके दिमाग में बार बार तिरिया की तस्वीर आ रही थी। वह सोचने लगा कि आखिर तिरिया इतनी दुखी क्यों थी। क्या उसे अपने परिवार से दूर होने का दुख था? क्या उसे पैसों के बदले शादी करने पर मजबूर किया गया था? या फिर क्या वह सिर्फ उससे शादी नहीं करना चाहती थी? एलरिक के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब उन सवालों का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह अपना फैसला कर चुका था। अब उसके लिए वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वह आगे बढ़ता रहा। समय बीतता है, कई साल गुजर जाते हैं। अब हम एक बड़े पत्थर के किले को देखते हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। बारिश अभी भी हो रही थी। किले के बाहर एक मजबूत शरीर वाला आदमी खड़ा था। तभी उसकी नजर एक अजनबी युवक पर पड़ती है। वह हैरानी से पूछता है, क्या तुम यहाँ भाड़े का सैनिक यानी मर्सेनरी बनने आए हो? युवक बिना हिचकिचाए जवाब देता है, हाँ। उसकी आंखों में पूरा आत्मविश्वास था। फिर वह अपना नया नाम बताता है, काशा। उस दिन से उसने अपने पुराने जीवन, नेम और सरनेम को पूरी तरह छोड़ दिया, अपनी पहचान बदल ली और अपने अतीत को हमेशा के लिए दफना दिया। इसके बाद उसने अगले 10 साल युद्ध के मैदानों में बिताए। हर दिन लड़ाई, हर दिन खून, हर दिन मौत का सामना। 10 साल बाद एक और युद्ध खत्म हो चुका था।
काशा खून से सनी तलवार लेकर खड़ा था। उसके आसपास लाशें बिखरी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई गर्व नहीं था, सिर्फ थकान और अकेलापन था। उसने अपनी पूरी जवानी युद्ध में बिता दी थी। 10 साल में उसे नाम मिला, द स्वॉर्ड डेमन कासा। दूर दुश्मन सेना फिर से इकट्ठा हो रही थी। एक और लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन काशा बिल्कुल शांत खड़ा था। वह अकेला ही दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार था। उसने अपनी बड़ी तलवार मजबूती से पकड़ ली। डूबते सूरज की रोशनी उसकी तलवार पर चमक रही थी। अगले ही पल वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई दुश्मनों के बीच पहुंच गई। कुछ ही सेकंड में कई सैनिक जमीन पर गिर चुके थे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लेकिन काशा का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे यह सब उसके लिए कोई नई बात ही न हो। युद्ध खत्म होने के बाद कहानी हमें एक भीड़भाड़ वाली बार में ले जाती है। वहां लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर एक आदमी प्रवेश करता है। उसे देखकर सराय का मालिक मुस्कुरा देता है, लेकिन इस बार काशा पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे और सबसे बड़ी बात, वह चलने के लिए एक छड़ी का सहारा ले रहा था। उसके पैर में गंभीर चोट लग चुकी थी। चलते समय वह साफ लंगड़ा रहा था। उसे देखकर कई लोग फुसफुसाने लगते हैं। कुछ लोग पहचान जाते हैं कि यही मशहूर द स्वॉर्ड डेमन कासा है। वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इतना ताकतवर योद्धा अब घायल हालत में उनके सामने खड़ा था। काशा धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचता है। उसे अभी पता नहीं था कि बहुत जल्द एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी फिर से बदल देगी।